इंडिया अलायंस की। सर ये जो इंडिया अलायंस है उसके जो तमाम जो घटक दल है, उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी की जो बात है उनमें एक चीज कॉमन निकल के आती है, जितना कि मैं ड्रॉ कर पाया हूं। अगर हम इधर से उत्तर प्रदेश से स्टार्ट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। वो हिंदू धर्म के लिए किस तरीके की जो टिप्पणी है वो करते हैं। साउथ में हम देखें, चाहे ये इनके बेटे हों मल्लिकार्जुन खड़गे के, प्रियांक, वो भी ऐसी बातें करते हैं। डीएमके के जो तमाम नेता हैं वो ऐसी बातें करते हैं। अभी जो है मतलब एक चीज ये है कि क्या ये जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने के लिए बना है। देखिए, चाहे जितनी ये जोर लगा ले, ठीक है ना, आप आज क्रिश्चियन को देखें, भगवा वस्त्र पहन करके सड़कों पर घूम रहे हैं हिंदुओं का कन्वर्जन करने के लिए, और जो ईसा मसीह हैं उनको कभी बुद्ध के रूप में, कभी भगवान शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में चार मुख वाला दिखा रहे हैं। तो ये जब उनका भगवान ही, स्टालिन का गॉड ही हिंदू गॉड बन गया है, तो स्टालिन कितने दिन क्रिश्चियन बन के रहेंगे? नहीं सर, ये बात सिर्फ स्टालिन की नहीं है ना। देखिए, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, एक तरफ जो अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव कह रही है कि अभी तक तो हमें निमंत्रण नहीं मिला है राम मंदिर का, अगर मिलेगा वहां पे जाने का तो हम जाएंगे, वरना फिर बाद में जाएंगे, जाना तो है ही। मतलब ये कहीं ना कहीं दोगली बातें नहीं करते, अपने नेता को रोकते भी नहीं है। ये सारी चीजें कहने से लगातार इस तरीके की टिप्पणी आती जा रही है। इनको कहिए, इनके पास जितना जोर लगाना है सनातन धर्म के खिलाफ लगा ले, ठीक है, जितना जोर जिसके अंदर हो उतना जोर सनातन धर्म के खिलाफ लगा ले। अब ये समय ही सनातन का है। बहुत सारा मुगलों का, बहुत सारा तुर्कों का, बहुत सारा यूरोपियन के कत्लेआम, बेरहम हत्याएं, बेरहम समाज को इस दुनिया ने देखा है। और जो समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है, किसी भी बच्चे को तकलीफ देने के बजाय हमने समाज के सबसे निचले हिस्से की सबसे ज्यादा सुख शांति की कामना की हो, उस समाज को आप गालियां देकर के क्या कर? आपने ब्राह्मणों को गालियां दी, ब्राह्मणों ने क्या दुश्वारियां की थी समाज के लिए? कुछ नहीं। आपने राजपूतों को गालियां दी, जिसने जीवन पर्यंत सदियों तक अपने रक्त को बहा करके मातृभूमि की सेवा करता रहा। आपने फिल्म के भाड़ों को अपना माथे का तिलक बना लिया, और जो वास्तविक कैरेक्टर थे आपके भारत के, उनको मिट्टी में मिलाते कांग्रेसियों के सपनों को पूरा होते देखते रहे। और आप लोग को मिला क्या उससे? एक और बात है, भारत के ही इतिहास में महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाला कौन था? भील। राम जी के जीवन में बहुत सारा प्रकांड है जिसमें बहुत सारे आदिवासियों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है। हमारे समाज में कहां ऐसी भावना है? लेकिन आप अंग्रेजों के षड्यंत्रों को, मुगलों के षड्यंत्रों को तो अपने सर पे लेके घूमते हैं, लेकिन अपने समाज के उत्कृष्ट एक वाक्य को भी याद ना रख पाते। जो समाज कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बताए ना आज के राजनीतिक पार्टियों में कौन से कितने नेता हैं जो ईमानदार हैं, ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहे हैं, जो दूसरों पर आरोप लगाने की हैसियत रखते हैं? सब तो लुटेरे हाथी हैं। सबने तो समाज को लूटा, उसको अवसर मिला, समाज को लूटा। 2-2 दिन के राजा विधायक क्या बने कि गाड़ियों से हानत दिखाई, लेकिन अपने ही समाज के निचले पायदान पर रहने वाले, जूता बनाने वाले की हैसियत भी आज बहुत सारे सांसदों और विधायकों की नहीं। समझ रहे ना? लिबर्टी है, बाटा है, ऐसे कितने श्रीलेदर है जिसके हैसियत के बराबर बहुत सारे नहीं, कई पार्टियों के सारे नेता मिल जाए तो उतनी हैसियत उनके पास नहीं है। उससे कम पैसे में ये गुंडा, मवाली, बवाली सब बन जाते हैं। इनको समाज की आज तक समझ ही नहीं है, ये सनातन पर क्या बात करेंगे? जिन्हें अपने गांव के बारे में नहीं पता है कि गांव चीज क्या है, कैसे बना है, कितने लोगों से मिलकर के एक गांव भारत का बना है, वो सनातन की बात क्या करेंगे? भारत के 6 लाख गांव है, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें एक जाति का व्यक्ति रहता। हर गांव में 10 जाति के व्यक्ति हैं, और 10 जाति के व्यक्तियों का मिलकर के एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, जो एक बार चल पड़ता आज की दिन में, या चल पड़ेगा जिस दिन, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसका नाम होगा।
लेकिन अपने ही समाज के ताने बाने को तोड़ते रहे आप, अपने बच्चों को बेरोजगार करते रहे, बेरोजगारों पर राजनीति करते रहे। आपको अपने गांव की समझ तक नहीं आई और आप अपने को राजनेता कहते हैं, आप सनातन धर्म पर बोलेंगे। लेकिन सर इस तरीके की जो दोगली बातें हैं वो क्यों की जाती है? ये दोगली बातें इसलिए है कि पॉपुलैरिटी क्या, गंदी पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो समझते हैं कि उससे वो नेता समाज के बन जाएंगे। ऐसी कितनी ही पॉपुलैरिटी किसके पास नहीं है। वो एक नेताओं को एक्चुअली वायरल होने का बड़ा शौक है, समझ रहे ना। अब ये वायरल होने के शौक के चक्कर में कई नेता हैं जो गंदे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, वो समझते हैं कि इससे वो बड़े नेता बन जाएंगे। जमीन पर करना धरना कुछ नहीं है, नाम हैसियत कुछ नहीं है, काम का कुछ नहीं है, केवल अनाप शनाप बयान दे करके ये सोचते हैं कि इनकी हैसियत बढ़ रही है इससे। अरे कचड़े के भाव बिक जाओगे, पता नहीं लगेगा कौन सी झोपड़पट्टी के झोपड़ी के डस्टबिन में पड़े हो। ये समय काम करने का है, इस समय सिर्फ फेक पॉपुलैरिटी का नहीं तो तुम्हारे कुकर्मों की जानकारी भी उसी रेट से आगे बढ़ रही है और वो तुम्हें किसी गली में खड़े होने के भी लिए उचित नहीं ठहराएगी। तो इन लोगों का हश्र वही होगा जो डिजिटल जमाने में डिजिटल तरीके से आए गए नेताओं का होता है। सनातन छोड़िए, इन नेताओं से पूछ लीजिए, ये अपने गांव के बारे में अगर बता दें तो मैं कहता हूं आपको, ये जिनको अपने गांव के बारे में पता नहीं है वो देश के बारे में बोलते हैं, जिनको देश के बारे में पता नहीं है, धर्म की धा नहीं पता है, राह नहीं पता है, वो सनातन के बारे में बोलते हैं। जिस सनातन में पूरा उम्र लगाओ तो पूरा पता नहीं चलता, वो 4 दिन की लुच्ची टुच्ची राजनीति करने वाले हमें सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। अरे एक एक वाक्य में पूरा विश्व समा जाए जिसके, इसी से हमको नफरत क्या भाई। देखिए, जब तक हम अपने समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति का मान सम्मान सुरक्षित और सम्मानित दृष्टिकोण से ना स्थापित कर दें, तब तक हम अपने समाज का निर्माण कैसे करेंगे। जिन परिस्थितियों में आज आपके पास सड़क और ये मोटर और व्हीकल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे ना, तब तो ये सोने की चिड़िया था। तो बेवकूफों, तुम्हें समझना चाहिए कि वो सोने की चिड़िया क्या केवल एक राजपूत के दम पे बन गया था भारत, या एक पंडित के दम पे सोने की चिड़िया बन गया था। वो बना था एक एक व्यक्ति के सहयोग से। उसमें वनवासी क्या, उसमें शहरवासी क्या, उसमें गांव का क्या, उसमें शहर का, राजा का क्या, रंक का, सबका योगदान था और उस सबके समेकित सम्मानित योगदान से बना था सोने की चिड़िया। और ये बात आज तक हमारे राजनेताओं को समझ में नहीं आई। जी बाकी सर मैं बेसिकली बात करता हूँ यूपी और बिहार के जो नेता हैं। देखिए मैं आपको एक जो इंडिया अलायंस है, ये इसके बड़े घटक दलों का नाम बता देता हूँ। मैं इंडिया अलायंस की एक आपको स्पष्ट बात बताता, सुनिए, इंडिया अलायंस की एक सबसे स्पष्ट बात बता रहा हूं। इंडिया अलायंस में ना कोई एक नेता है, ना कोई एक पार्टी है जो जीतने का मादा रखती हो, कैरेक्टर रखती हो। इनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ है पैसा, समझ रहे ना। आपका कैंडिडेट लड़ेगा 25 लाख लगा के, ये लड़ लेंगे 5 करोड़ लगा के। 5 करोड़ की भीड़ चलेगी, उसी को जनता मान लेगी कि ये बहुत पॉपुलर नेता है, इससे देखो देश बदलेगा, और हालत ये होगी कि वही 5 करोड़ जीतेगा। आप अगर इन इंडिया अलायंस वालों के इस 5 करोड़ को फेल कर दे, जनता फेल करती आई है और करेगी, तब कोई पता नहीं चलेगा कौन इंडिया अलायंस है, कौन भिंडी अलायंस है। इंडी का भिंडी बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी, समझ रहे ना। अब मान के चल, वहां बिहार के एक नेता ने आपको कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि यार नेता 5 करोड़ की एफडी करा लेता, अगले 5वें साल 5 का 10 हो जाता है, 5 निकाल के इलेक्शन लड़के जीत लेता है। तो जहां एक 60-65 लाख रुपए की लिमिट होती है, वहां 5-5 करोड़ लोग लगाएंगे और जीत जाएंगे, तो एक इंडिया अलायंस का कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा पार्टी। जब मायावती थी, कितने करोड़ के घोटाले कर रही थी, कितने आरोप थे उनके ऊपर,
कांग्रेस 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठी है। 5,000 करोड़ का घोटाला तो खाली अपने राहुल गांधी बाबू करके बैठे हैं, है ना, सोनिया गांधी करके बैठी हैं। 900 करोड़ का कितना घोटाला लालू प्रसाद यादव करके बैठे। लेकिन हमारे देश में रिकवरी का अदालतों ने काम नहीं किया ना। अगर ये 70,000 की रिकवरी की होती, 900 करोड़ की रिकवरी की होती, 5,000 करोड़ की रिकवरी की होती, तो हमारी अदालतों ने भी इस राजनीति को बढ़ावा दिया। और नतीजा ये है कि जो पिछले कई सालों से आप बड़े बड़े बाहुबलियों को जीतते आ रहे हैं, बस पैसे के दम पे 90% लोग जीतते, 10% लोग होते हैं जो रियल में लीडर हैं, रियल में नेता हैं, रियल में उनको जनता पसंद करती है, वोट देती। 10%, समझ रहे ना, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। खाली ये 5 करोड़ की पॉलिसी इनकी फेल कर दे जनता, कोई नेता नजर नहीं आएगा। उसे पहचानने के लिए, उसे जानने के लिए आज के डिजिटल जमाने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति का कोई इंटरव्यू तक नहीं लेता, अच्छा नेता कितना भी हो, समझ रहे हैं कि नहीं। और इनके पीछे माइक जो लाइन में लगे रहते हैं, उनके माइकों को गिन करके आम आदमी समझता है बहुत पॉपुलर नेता है। एक्चुअली 500-500 रुपए में जो जर्नलिस्ट जाके माइक भिड़ा देते हैं कांग्रेस के तंबू के नीचे और तमाम नेताओं के तंबू के नीचे, वो जनता समझ जाए वो खेल, तो समझ में आए। जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरो कूद गया बड़ी वाली बिल्डिंग से दूसरी वाली बिल्डिंग पे, फिर तीसरी वाली बिल्डिंग पे, लेकिन कैसे कूदा जब जनता वो देख लेती है तो उसे फिल्म अच्छी नहीं लगती। तो हमें जनता को ये बताने की जरूरत है कि ये नेता जीतते कैसे हैं, 5-5 करोड़ रुपए लगाते कैसे हैं, और इनका पूरा षड्यंत्र क्या है जो पैसों के दम पे कोई 5, कोई 10, कोई 15, तो 20-30 अलायंस है, 26 अलायंस है, 26 पार्टियों का, बाद में 30 हो जाएगा। हर व्यक्ति को टारगेट दे दिया गया है 2, 3, 4 लोगों को जिताना है। 25 लोग, 4 लोगों को जिताना। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन पाएगी। 4 सीट हर अलायंस वाला जिताएगा तो 100 सीट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। और अगर 4 पे और कहीं कॉम्बिनेशन, कहीं मुस्लिम आबादी का कैलकुलेशन, कहीं क्रिश्चियन आबादी का कैलकुलेशन, कहीं ए बी सी का दबदबा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है 150 सीट, हो सकता है 200 सीट। तो ये कैलकुलेशन करके वो चल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस को कैलकुलेशन नहीं पता है वो ये कि मायावती का हश्र उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, अखिलेश यादव की हश्र को जनता ने क्या किया, स्वयं कांग्रेस का क्या हालत उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। उत्तर प्रदेश छोड़ो, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कहां से कहां फेंक दिया, केजरीवाल को लेके आई। अब केजरीवाल भी वही हरकत कर रहे थे, इनको कहां से कहां फेंकेंगे। तो जो जनता ने चेंजेस लाए हैं वो इन पैसे वाली पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के मुंह पर ऐसा जबरदस्त तमाचा मारती है कि इनको समझ में नहीं आता हुआ क्या। ठीक है ना। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, योगी जी के अलावा अन्य समस्त कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत के साथ लड़ना पड़ेगा चुनाव, तभी जीत का आनंद ले सकेगा ये भारत। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आपका पहलवान सामने दिखने में कितना भी दुबला पतला क्यों नहीं हो, यदि आप अखाड़े में हैं तो कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो दोबारा आपको सत्ता में या जीत को दिला सके। तो हर पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत, अखाड़े में राहुल गांधी भी थे, कड़ी मेहनत के साथ लड़ना पड़ेगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है जयंत चौधरी हो गए, राष्ट्रीय लोकदल हो गई, अखिलेश यादव हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, शरद पवार हो गए, और फिर मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करता हूँ। बिहार में जेडीयू आरजेडी दोनों हो गए, लालू नीतीश दोनों हो गए। एक नेता है वो साउथ से इस तरीके की टिप्पणी करता है कि यूपी और बिहार के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए, और वो नेता इसी इंडिया अलायंस का पार्ट है। बिल्कुल सही कह रहा है वो नेता। हम आते हैं, क्यों उसका विरोध नहीं करते हैं? क्या अब इन्हें वो इंडिया अलायंस ज्यादा प्यारा हो गया है और यूपी और बिहार की जो जनता है वो ज्यादा प्यारी नहीं है? भैया सुनो,
हम टॉयलेट ही साफ करते हैं, जहां गंदगी होगी साफ कर देंगे, चाहे वो राजनीति की गंदगी हो, समाज की गंदगी हो या किसी पार्टी की गंदगी हो। उत्तर प्रदेश, बिहार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस गंदगी को साफ करके मट्टी में मिला दे। तो उत्तर प्रदेश के ये लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, बिहार के लोगों की, बंगाल के लोगों के, उड़ीसा के लोगों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जहां भी गंदगी हो उसको समाप्त कर दे। किसी भी प्रकार की गंदगी हो, चाहे वो समाज की गंदगी हो, चाहे शहर की गंदगी हो, राजनीति की गंदगी हो, ठीक है ना। तो हम लोग गंदगी साफ करने वाले ही हैं, चिंता मत करो। हम ऐसी गंदगी साफ करेंगे कि ये भारत सुनहरा भारत बन जाएगा और तुम्हारे जैसे कचड़े, गंद, बदबू को इस देश में कहीं जगह छुपने की नहीं मिलेगी। तो उस नेता को स्पष्ट कह दीजिए कि इतने बड़े सफैया हैं कि सबकी सफाई कर देंगे। सर उस नेता से तो बोल ही दिया जाए, लेकिन इन नेताओं का क्या जो इंडिया अलायंस का पार्ट है, ये एक भी जो टिप्पणी है वो उसके बारे में नहीं कर रहे, वो एक भी चीज को ऐसे नहीं बोल रहे कि उस नेता ने गलत बोल दिया है। यही तो प्रॉब्लम है ना, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इनकी कोई बात नहीं, अपना राज्य नहीं, अपने बच्चों का सम्मान नहीं, अपने परिवार का सम्मान नहीं जिसको हो, वो राजनीति थोड़ो कर रहे हैं। वो तो पैसे के दम पे बने राजनेता। अगर राजनीति करते तो इनके मन में ज्वाला फूटती उसके आवाज को सुनने के बाद कि बिहार और यूपी के लोगों के बारे में उसने बोला क्या। उसका विरोध ही नहीं करते, उसका जबड़ा तोड़ देते। लेकिन जब राजनीति पैसे के दम पे की जाती हो तो पैसे के दम पे जो राजनेता बन के पार्लियामेंट में जाते हैं उनका स्थान पार्लियामेंट की सबसे पीछे वाली सीट पर होता है, वहीं पर वो तालियां बजाती, वो टेबल ठोकने के अलावा और कोई काम नहीं करते। पार्लियामेंट से बाहर आते हैं तो बाहुबली, फलाना ठिकाना सब समझ में आता है उनके, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी हैसियत बाहर पिछली सीट पे एकदम पीछे वाली, जहां बालकनी के अंधेरे में जिनका चेहरा भी नहीं दिखता, वही उनकी पोजीशन होती है, ठीक है ना। अच्छा सर, और जो मेरा एक ढंग का थोड़ा बहुत है वो आगे एक सीट पे बैठ करके समाज की, देश की बातें करता है, विरोध करता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस में अगर इनको अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी, अपने क्षेत्र की तनिक भी चिंताएं होती तो कोई माई कलाल इस तरीके से बोल सकता था। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि हम ऐसी सफाई उत्तर प्रदेश, बिहार वाले करेंगे, चाहे गंदगी राजनीति की हो, समाज की हो, सड़क की हो, शहर की हो, गली की हो, मोहल्ले की हो, सब साफ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन बनेगा इंडिया। वहां तुम्हारे जैसे कचरों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक आखिरी प्रश्न है सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, कितनी जो सीट्स है आप देख रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सभी को पता है, कितनी सीट्स के साथ आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत करते हुए आखिरी सीट पर भी अब विपक्षियों को हराना पड़ेगा। एक भी सीट, मैं कह रहा हूं कि स्वयं राहुल गांधी, नीतीश कुमार जैसे अध्यक्षों की भी सीट को हरा करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए अखंड प्रयास करना होगा। कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी को भी जीतने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। जी जी, चलिए सर, इतनी लंबी जो बातचीत है वो हुई हमारी, और आपने जो तमाम जो पहलू हैं हर तरीके के वो आपने सामने रखे, और किस तरीके से ये जो इंडिया अलायंस जो बना है, एक अपनी राजनीति बचाने के लिए ये जो अलायंस बना है, वो देखते हैं किस तरीके से जो सक्सेसफुल है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। चांसेस बहुत कम है। अभी आपने एक चीज का जिक्र किया था कि दो पहलवान हैं जो कि अखाड़े में लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही दो पहलवान थे। हल्का पहलवान चित हो गया है आज सुबह। हरियाणा के एक अखाड़े में हल्का पहलवान आज चित हो गया है। नहीं, बात हल्के बारी की नहीं है। जब आप जंग के मैदान में उतरते हैं तो आखिरी जंग की तरह उसको लड़ा जाता है, तभी जीत तय होती है। और भारत के सुनहरे भविष्य की जंग जब लड़ रहे हो आप, तो आपको थोड़ा भी बल कम लगाने की आवश्यकता नहीं। पूरे दल बल के साथ लड़िए और आखिरी व्यक्ति को हरा करके भारत के भविष्य का कोना कोना साफ हो,
कोना कोने की सब राजनेताओं को साफ करते हुए एक बेहतर भविष्य दे सके। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, पर हमें भारत के सुनहरे भविष्य को बचाने का प्रयास तो करना ही। हमारे तो दोनों ही सोने पे, एक ही 100 से शेर है तो दूसरा 1.25 शेर है। हमें चिंता किस बात की है? हमें तो जिताने से ही मात्र भारत का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित होता है, लेकिन दूसरे दल में यदि जीत पक्की होती है तो भारत का दुर्भाग्य उदय होता है। इसलिए हर बच्चे को भारत के सौभाग्य के उदय के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति में है, राजनीति में नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य व्यक्ति है, नागरिक है, देशवासी है, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। जी, चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।